हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ द टाइसन टॉक शो। आज मेरा साउंड थोड़ा सा डल कर सकता है बिकॉज मुझे सर्दी है और आज हमारे शो में काफ़ी स्पेशल गेस्ट आए हैं जिनको मैंने खुद इनवाइट किया है और मैं उनसे मिलना भी चाहता था, उनके बारे में ज़्यादा जानना चाहता था और मैं चाहता था कि लोग उनके बारे जानें क्योंकि ही इज़ अ सिंगर एंड रैपर। तो सिंगर रैपर का क्या होता है कि आप उनको म्यूज़िक वीडियोस में देखते हो बट उनका व्लॉगिंग चैनल नहीं होता है कि उनके बारे में आप ज़्यादा जान सको। तो आज इस द टाइसन टॉक शो में आपके बारे ज़्यादा जान पाओगे। इनका नाम है K4 केको। तो वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ द टाइसन टॉक शो। आने के लिए यहाँ पे एज अ गेस्ट थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। ये बाय प्रोफेशन रैपर एंड सिंगर है और बहुत ही फेमस है हमारे अरुणाचल में, पूरे इनफैक्ट मैं कहूँगा कि पूरे हमारे नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही फेमस है। इनके गानों को लोग बाहर से भी सुनते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा कुछ बता दें इंट्रो में। मेरा नाम केको है। स्टेज नेम जो K4 केको, लेकिन रियल नेम जो केको खियामको है। तो मैं बेसिकली तिरप से बिलोंग करता हूँ, लेकिन बचपन से ये ईटानगर में बैठा हूँ और यहाँ पे ही बड़ा हुआ हूँ। तो फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, बस रैपर है हम। ओके, तो आपने बताया था कि जैसा कि आपने बताया कि आपका जो स्टेज नेम है हाँ। वो है K4 केको। तो आपका K4 केको नाम कैसे पड़ा वो हम जानना चाहेंगे। ये एक्चुअली कॉलेज में पढ़ते समय था। हाँ जी। नाम ढूंढ रहा था हम, कुछ ऐसा नाम जो पब्लिक लोग याद करने के लिए आसान हो। तो क्योंकि मेरा विजन ऐसा था कि दूर तक कोशिश करेगा जाने के लिए, तो एक ऐसा नाम चाहिए था जो इजी हो। तो ढूंढ रहा था, तो K4 केको जस्ट लाइक एक होता है ना हाउस होल्ड नेम बनने के लिए मेरा मोटो था। तो एक होता है A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल वाला। तो K4 काइट ऐसे कुछ होता है। तो फिर हम सोचे क्यों ना इसको रिप्लेस करके K4 केको बनाया जाए, ताकि बच्चा लोग भी इसको याद कर सके ना। तो वही एक रीज़न था K4 केको का एग्जिस्टेंस का। तो दैट वाज अ वेरी स्मार्ट मूव। जैसे होता है WWE में द अंडरटेकर, तो वैसे ना, क्योंकि द अंडरटेकर का नाम भी असली नहीं है। ओके, तो हम आपके बारे में थोड़ा कुछ जानना चाहेंगे। हम सभी सुनते हैं कि K4 केको एक रैपर है, सिंगर है, बट आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी ओरिजिन क्या है, हम सभी को पता नहीं है। और आप मैक्सिमम अपने वीडियोस में ओलो ओलो बोलते हो, तो वो भी शायद आपके ओरिजिन से ही रिलेटेड है। तो हम जानना चाहेंगे कि आप ओरिजिनली कहाँ से हो, उसके बाद आपका बैकग्राउंड क्या है। मेरा नेटिव विलेज जो है लोअर चिन्हान विलेज है, जो तिरप में है, लाजू सर्कल में। वो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि वन ऑफ द लास्ट विलेजेस ऑफ इंडिया नियर म्यांमार बॉर्डर, इंडो म्यांमार का बॉर्डर का लास्ट विलेजेस में से एक है। तो बहुत ही एक अंडर डेवलप वाला विलेज है। तो उसी विलेज से मैं यहाँ पर कैसे आ गया, वो बस मेरा फादर का वजह से। पापा का क्योंकि पुलिस में जॉब लग गया था, ईटानगर में पोस्टिंग था, तो इसीलिए हम यहाँ पे आए और शायद मेरा ख्याल से ये मेरे लिए सही साबित हुआ। तो फ्यूचर प्लान सेटल होने का आपका कहाँ पे होगा? अगर मेरा जो लाइन है प्रोफेशन, उसको सोचने से तो ईटानगर ही मेरा घर है। तो इतना ही बोलेगा। आपका ईटानगर भी, मतलब ईटानगर आपके दिल के काफ़ी करीब है, ऐसा बहुत ज़्यादा। ओके, तो इस जर्नी के दौरान, इस सिंगिंग रैपिंग जर्नी के दौरान हमने देखा कि आपके काफ़ी हिट गाने भी आए। फॉर एग्जांपल आई एम एन इंडियन काफ़ी हिट हुआ। तो आप बिफोर K4 केको जब आपको लोग जानने लगे, अभी तो मैक्सिमम पूरा अरुणाचल आपको जानता है, तो उससे पहले आपके स्ट्रगल हम जानना चाहेंगे कि आपने क्या क्या स्ट्रगल किया इस लेवल तक पहुंचने के लिए। एक्चुअली मेरा एम था पहले शुरुआत में एक सिंगर बनेगा बोल के। हाँ जी। तो कैसेट बनाने का, उस समय जो कैसेट चलता था, छोटा मैं सपना देख के रखा था। लेकिन बाद में समय बदल गया और कैसेट का समय ख़त्म हो गया।
तो डिजिटल हो गया सब कुछ। तो सिंगिंग से कैसे रैपिंग में आया बोलने से, जस्ट इंग्लिश सीखने मन था हमको। क्योंकि पापा वो जो बोल रहा था कि अगर आप इंग्लिश सीखिएगा तो बहुत रेस्पेक्ट मिलता है, नौकरी मिलने के लिए भी आसान होता है। तो हिंदी तो कोई भी बात कर लेता है, तो ऑफिशियल अरुणाचल का लैंग्वेज भी इंग्लिश ही है, ऑफिशियल लैंग्वेज। तो उसका वजह से हम इंग्लिश सॉन्ग्स सुनने का वजह से हिप हॉप में इंट्रोडक्शन हो गया मेरा। तो रैपर्स लोग, बहुत सारा रैपर्स लोग हैं, एमिनेम हो गया, टूपाक हो गया। टूपाक से हम बाद में पता चला, लेकिन मेनली हम एमिनेम, लिल वेन, बहुत सारा ऐसा रैपर शायद अभी माइंड में मेरा नहीं आएगा, लेकिन मेनली एमिनेम, लिल वेन, एसएप रॉकी, 50 सेंट, अभी थोड़ा एक दो आएगा। तो उस तरह का रैपर्स लोगों को सुन के आया। तो स्ट्रगल जो क्या है बोलने से, लैंग्वेज मेरे लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल था। क्योंकि इंग्लिश रैप लिखने के लिए आप इंग्लिश मालूम होना पड़ेगा। फिर हिंदी भी इतना अच्छा नहीं था मेरा, अरुणाचली हिंदी था। तो लैंग्वेज मेरे लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल था सबसे फर्स्ट। उसके बाद में आता है फाइनेंशियल, ऑब्वियसली वो हर किसी का स्ट्रगल होता है। तो एज ए स्टूडेंट मेरे पास कुछ था नहीं, तो रिकॉर्ड करने के लिए भी बहुत किसी से रिक्वेस्ट करके, लाइक मौसी लोग से रिक्वेस्ट करके रिकॉर्ड कर देता है, ऐसा स्टूडियो लोग में, स्पॉन्सर्स, हाँ ऐसे इस तरह से। तो वो लोग भी यहाँ इंटरेस्ट है, चलो दे रहे ऐसे एक दो बार, ज़्यादा नहीं। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल था, मनी और लैंग्वेज। बाद में हम लैंग्वेज को डायरेक्ट अपना लिया कि चलो जैसे भी मेरा लैंग्वेज हो लिखेगा, इसमें अगर मतलब हम आगे बढ़ता है तो ठीक है, अदरवाइज एटलीस्ट हम ट्राई तो करेगा। हाँ जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि मुझे लगता है पर्सनली कि अगर आप ट्राई करोगे, मतलब मुझे लगता है कि आपको आती है, अच्छी हिंदी आती है वाइल सिंगिंग, अच्छी इंग्लिश आती है वाइल सिंगिंग, बट आप अरुणाचली हिंदी ही आपने क्यों पिक किया अपने रैप, ज़्यादातर रैप सॉन्ग्स में? हाँ, ये चीज़ जो एक्चुअली ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए था। एक चीज़ है, हम लोग का ऑडियंस लोग हिंदी बोलने से, जो बाहर का हिंदी है मेनली इंडियंस लोग का, उसको ज़्यादा सुपेरियर मानता है। और अरुणाचल का हिंदी को वो लोग सोचते हैं कि ये मज़ा नहीं है, बाहर में क्या सोचेगा आदमी लोग। तो उस हिसाब से तो भोजपुरी हिंदी जो वहाँ में चलता है, और जो महाराष्ट्र में चलता है तपोड़ी हिंदी हो गया, फिर हरियाणवी लोग भी हिंदी मिक्स करते हैं। तो हिंदी तो एक तरह से क्रियोल है ना, बहुत सारा लैंग्वेज का मिक्सचर है। अपना अपना जगह का हिसाब से थोड़ा टोन जो चेंज होता ही है। तो एक्सेंट का, अरुणाचली एक्सेंट जो हम लोग का हिंदी में भी है, तो इसको बस प्रमोट करने के लिए हम जो कि ये हिंदी भी बुरा नहीं है, अच्छा है ये भी, इसी चीज़ के लिए जो ओरिजिनल हिंदी, उससे प्रॉब्लम नहीं है आपको, बट नहीं कोई अरुणाचली हिंदी को भी मतलब, हाँ इसको भी हम प्रमोट करना चाहते हैं कि लाइक ये भी अच्छा है, मतलब खराब नहीं है, ये भी, ये हम लोग का अरुणाचली हिंदी है। यू डोंट नीड टू फील अशेम्ड ऑफ। ओके। तो अपार्ट फ्रॉम रैप सॉन्ग्स, तो आप कौन सा जॉनर का गाना सुनना या फिर गाना पसंद करते हो, हम ये जानना चाहेंगे। हमको सूफी सुनना पसंद है, बॉलीवुड, सेमी क्लासिकल पसंद है, क्लासिकल पसंद है, और गज़ल सुनना पसंद है, इसके बाद R&B, रॉक। मैंने सुना था कि जितने भी रैपर्स होते हैं, सभी पुराने हिंदी गानों को बहुत शौकीन होते हैं। तो आपके पास भी ऐसा कुछ है, मतलब आपको पुराना गाना सुनना पसंद है, ऐसा कुछ? अरे बचपन से पुराना गाना आपके बारे में मैंने पर्सनली सुना था, एक मेरा फ्रेंड है JPT, उन्होंने बताया था कि आपको पुराना गाना सुनना बहुत पसंद है करके। पापा का वजह से, उसका जो कलेक्शन था कैसेट का, हर इंटरव्यू में बोलता है, लेकिन यही है, मतलब वही पापा जो एक तरह से इन्फ्लुएंस किया है हमको। तो उसका कलेक्शन का वजह से हम फैन हो गया बहुत सारा सिंगर्स का। तो आपने कभी ट्रेनिंग वगैरह ली सिंगिंग में? हाँ जी, रैपिंग का तो एक प्रॉपर ऐसा कुछ नहीं है, खुद से ही डेवलप करना पड़ता है अपना स्किल को। और सिंगिंग बोला जाए तो ट्रेनिंग तो नहीं लिया, लेकिन हाँ सेल्फ ट्रेन बोल सकता है। जो जैसे कि सुन के साथ में गाते हैं ना, वही मेरा ट्रेनिंग था, छोटा से गाते आ रहे हैं ना दूसरा का गाना। ओके। तो मेरा जो अगला सवाल है, मैं काफ़ी ऑब्जर्व किया है मैंने कि जितने भी रैपर्स होते हैं, दूसरे रैपर्स, वो होते हैं कि क्या करते हैं कि मैक्सिमम लोग खुद के ऊपर ज़्यादा गाना बनाते हैं, या फिर किसी को डिस करते हैं, खुद की तारीफ़ करते हैं। मैंने ऐसा मैक्सिमम देखा है, नो ऑफेंस, बट मैक्सिमम रैपर्स तो यही करते हैं। बट आपके केस में मैंने देखा कि आप सोशल इश्यूज़ के ऊपर ज़्यादा रैप सॉन्ग्स बनाते हो। तो ये आइडिया कैसे आया, ये मैच्योरिटी कहाँ से आई आपके अंदर, क्योंकि आप काफ़ी यंग एज से इन सोशल इश्यूज़ के ऊपर आपने काम करना शुरू कर दिया है अपने रैप सॉन्ग्स के थ्रू। तो ये आइडिया कहाँ से आया? ये जो मेरा जो आप बोल सकते हैं कि स्टाइल है मेरा, या टॉपिक, जिस तरह का हम टॉपिक चुनते हैं, उसका रीज़न बस एक ही था कि हमको जस्ट सिंगर बनना नहीं था या सिर्फ रैपर बनना नहीं था। हमको हमेशा, हम चाहता था कि, अभी भी चाहता है, हमको हमेशा आदमी लोग याद रखे
किसी चीज़ का वजह से, Okay. किसी रीज़न से। Exactly. हम मेरा करियर ख़त्म हो गया बोलने से भी आदमी लोग हमको याद रखना है कि हाँ एक रैपर ऐसा था जो ऐसा गाता था, ऐसा गाना गाता था, सोसाइटी में वो थोड़ा तो चेंजेस लाया है बोल के। Exactly. एटलीस्ट मेरा कंट्रीब्यूशन एज अ रैपर, एज एन आर्टिस्ट क्या हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वही चीज़ हमेशा माइंड में रहता है। तो वही रीज़न का वजह से हम अपार्ट फ्रॉम अदर टाइप ऑफ सॉन्ग्स हम सोशल इश्यूज़ का ऊपर में भी गाना बनाता है। और जहाँ तक हम नोटिस किया है बहुत सारे लोग मेजॉरिटी को इस तरह का गाना में ही ज़्यादा मतलब हमको पसंद करता है और अप्रिशिएट करता है। तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ सोशल इश्यूज़ के बारे में ही हम रैप बनेगा, हम अलग तरह का भी बनाते हैं। और बाकी जो रैपर्स लोग हैं वो लोग बहुत सारा दूसरा रैपर्स लोग भी से भी इन्फ्लुएंस होता है। लाइक मेरा लेटेस्ट हम लिटिल बिट येलो में हम शुरू ही करते हैं कि स्टार्टेड एज अ वांना बी addiction they put on me, I tried to portray a rich guy with a pocket full of smaller gigs। इसका ये मतलब था कि हम खुद पर्सनली पहले एक वाना बी रैपर था जो एमिनेम को हम सुनता था, लिल वेन लोग को सुनता था, तो हम वो लोग का जैसा बनने मन था, वो लोग का जैसा रैप करने मन था। लेकिन हम नोटिस किया कि हम नहीं हो पा रहे हैं हमसे। वो लोग अलग लेवल का रैपर्स है और वो लोग का लैंग्वेज अलग है, एक्सेंट अलग है वो लोग का। हाँ, तो वो लोग का जो पंच लाइन्स होता है, वो लोग का डिलीवरी होता है, वो बहुत डिफरेंट है। और हम उसका जैसा करेगा बोलने से भी हमें कॉपी कैट बन के रह जाता है और मेरा फुल पोटेंशियल उसमें नहीं आएगा। मेरा यूनिकनेस क्या है उस चीज़ को हमको ढूंढना था। तो बहुत सारा अभी नए नए रैपर्स अब जो बोल रहे हैं, नॉट ओनली नया, पुराना भी है कोई कोई जो अभी भी वेस्टर्न जो रैपर्स को फॉलो करता है बहुत डीपली और इन्फ्लुएंस होता है। तो बहुत सारा लोग डायरेक्ट देखा देखी होता है कि ये तो उसका जैसे रैप कर रहा है, वो ना भी है। लाइक अभी अरुणाचल में बहुत सारा रैपर्स लोग हैं जो डिवाइन जैसे साउंड करना पसंद करता है। लाइक हाँ क्या ये जैसे ना एग्जाम्पल, हाँ उसका हो गया। और फिर एमवे का फैंस लोग भी है। तो पब्लिक हाँ, तो बहुत सारा रैपर्स अरुणाचल में अभी नए नए रैपर्स है। लेकिन हम कभी भी क्यों वो लोग को पर्सनली नहीं बोलते कि आप मत करो, मज़ा नहीं है। क्यों नहीं बोलते बोलने से, क्योंकि वो लोग अभी भी खुद को डिस्कवर कर रहे हैं ना, वो लोग नया नया है अभी। तो शायद मेरा जैसा, क्योंकि हम भी वो चीज़ कर चुके हैं ना पहले, सिर्फ यूट्यूब में नहीं डाला, तो हम ये चीज़ समझते हैं। वो लोग किसी चीज़ से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अब क्योंकि सोशल मीडिया इतना ईजी हो गया एक्सेस करने के लिए, तो अभी वो लोग नया नया है लेकिन डायरेक्ट वायरल हो रहा है, तो उसका वजह से आदमी लोग उसको ज़्यादा नोटिस कर पा रहे हैं। तो इसलिए हम वो लोग को बस ये मतलब मानता है कि वो लोग भी शायद एक टाइम आएगा जब वो लोग अपना ओरिजिनलिटी ढूंढ लेगा। और अगर कोई जो पुराना रैपर्स है जो अभी भी सेम वानबी टाइप का कर रहा है और खुद का बारे में ही ब्रैगिंग वगैरह कर रहा है बोलने से, अगर उसका लाइफस्टाइल ऐसा है तो उसमें हम कुछ कोई बोलने वाला हम कौन होता है ना। लाइक अगर वो दारू बहुत पीता है, सिगरेट बहुत पीता है और गाड़ी में बहुत घूमता है, लड़कीबाजी करता है, फॉर एग्जाम्पल लड़की बहुत घुमाता है, पार्टी वार्टी करता है, उसका लाइफस्टाइल अगर ऐसा है और वो गाना ऐसा बना रहा है, तो हम उसको नहीं बोल सकते कि आप ऐसा गाना मत बनाओ। क्योंकि हिप हॉप जो क्या है कि एक मिरर होता है, एक पर्सनालिटी डायरेक्ट गाना के थ्रू पता चल जाता है कि ये इंसान कैसा है और सोसाइटी कैसा है, वो गाना के थ्रू हम लोग पोर्ट्रे करता है। तो उसका फॉलोअर्स अलग होगा, मेरा फॉलोअर्स अलग होगा जो मेरा गाना पसंद करता है। तो ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के अंदर हम लोग बैठते हैं कि हाँ दिस इज़ योर टाइप, दिस इज़ माई टाइप, आप जो कर रहे हैं आपका जगह ठीक है, हम जो कर रहे हैं मेरा जगह ठीक है, कोई गलत नहीं कोई सही नहीं, ऐसा है बस। तो जैसा मैंने पहले कहा था, इस क्वेश्चन की शुरुआत में ऐड किया था कि कुछ कुछ रैपर्स होते हैं, सभी को नहीं बोल रहा, स्पेशली इंडियन रैपर्स होते हैं जो एक दूसरे को डिस करने में ही बिजी रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उससे मतलब जो यंग रैपर्स है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता होगा या फिर वो अच्छा चीज़ है? वेल जो डिस कल्चर है ना हिप हॉप में बहुत पहले से है। और एक चीज़ है, आदमी लोग ना अच्छा काम करने से नोटिस नहीं करता है, कुछ ख़राब काम करने से या कुछ ख़राब चीज़ कंट्रोवर्सी टाइप करने से ज़्यादा नोटिस करता है। तो पहले के समय में म्यूज़िक को लाइक एटलीस्ट आप फिजिकली फाइट नहीं कर रहा है, गन शॉट नहीं कर रहा है, आप लिरिकली उसको कम्पीट कर रहा है बोलने से वो तो गुड है, आज बहुत अच्छा है, वो चीज़ हेल्दी है वो हिप हॉप के लिए। और जो ऑडियंस है जो सुनता है वो लोग के लिए भी हम तो बोलेगा कि एक सर्टेन सेक्शन होगा जो उस तरह का गाना सुनना पसंद करता है, सर्टेन सेक्शन होगा जो पसंद नहीं करता है। तो वो उस तरह का ऑडियंस के लिए ठीक है, ये सीन के लिए ठीक है, इसमें कोई गलत या सही नहीं बोलेगा। बस ये होना है कि जो डिस कर रहा है, जो समझ लो कि हमको भी कोई डिस कर रहा है, तो उसका जो सॉन्ग्स और लिरिक्स में पॉइंट होना पड़ेगा। बस अगर स्टोरी बना के वो डिस करेगा तो वो उसको हम लोग डायरेक्ट इग्नोर कर देता है मतलब। लेकिन वो उस तरह का चीज़ जो फिर पब्लिक को रॉन्ग मैसेज भी देता है, मतलब सच में ऐसा होता होगा कि गलत भी ले जाता है, तो उसको भी फिर
फिल्टर करना पब्लिक को शायद पता होना पड़ेगा, थोड़ा वो रिस्क है। मतलब डिस ऐसा होना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल जेन्युइन हो। मान लीजिए कि आपके ऊपर किसी ने डिस किया तो आप उस डिस से एग्री करोगे, ऐसा होना पड़ेगा। हाँ, ऐसा होना पड़ेगा कि हाँ पॉइंट, मतलब ऑडियंस लोग, क्योंकि मेरा भी सुनने वाला है और उसका भी सुनने वाला है, तो वो लोग सुन के लगना है कि हाँ रे ये तो बोला है रे, सच में ऐसा होता था। या अगर ऐसा नहीं होता है बोलने से, वो रेफरेंस जो इतना होना है कि मतलब ऑफेंडिंग नहीं होना है, या कुछ आउट ऑफ द टॉपिक ऐसा कुछ नहीं होना है जो। नहीं तो अगर कुछ आपके बारे में कुछ भी डिस कर दिया तो ऑब्वियसली आपको भी खराब लगेगा, गुस्सा आएगा आपको, मतलब हाँ, अगर वो नकली बात बोल रहा है, जैसे कि कोई मेरा हाइट का बारे में डिस करता है ना, कोटिया केक हो, काला केक हो ना, केफर कोटिया वगैरह, तो उस तरह का डिस हमको बहुत एंजॉय करता है, हम खुद एंजॉय करते हैं कि हाँ सच तो बोल रहा है ये, लाइक, और सुनने वाला भी बहुत मस्ती में सुनता है, सच तो बोल रहा है, कोटिया काला जो भी है। बट स्टिल मेरे हिसाब से बॉडी शेमिंग बहुत गलत है। बॉडी शेमिंग तो बहुत गलत है, लेकिन बॉडी शेमिंग ही है। हाँ, बॉडी शेमिंग ही है, हम मानते हैं, लेकिन हम दूसरा का एंकरेज तो नहीं करेगा। लेकिन हमको वो जो ऐसा बोल रहे हैं ना, वो क्योंकि वो सच हम कोटिया है क्यों उसको दिस में, ये हिप हॉप में एक चीज़ है जो अगर आप रिस्ट्रिक्शंस डालेगा तो हिप हॉप म्यूजिक जो डिस है, डिस कल्चर जो डायरेक्ट खत्म हो जाएगा एक तरह से, मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर नहीं रहता है। जब ये बाकी चीज़ के जॉनर में बॉडी शेमिंग को बहुत सीरियसली माना जाता है, लेकिन जब आप हिप हॉप में आएगा ना, तो हाँ रेस से रिलेटेड आप बिल्कुल भी कुछ वो नहीं करना है। लाइक जैसे कि अगर कोई ब्लैक रैपर है तो उसको रेस से रिलेटेड आप नहीं कर सकता है। और मेरा समझ लो आप नक्ते से है, ऑलो कम्युनिटीज, तो आप मेरा रेस का ऊपर में आप करेगा तो वो बहुत सीरियस मैटर है, वो चीज़ हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन हमको डिस करते समय, रैप बैटल करते समय वो काला बोल रहा है हमको और कोटिया बोल रहा है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेगा कि हम कोटिया ठीक है, लेकिन वो मतलब वो नेगेटिव वे में नहीं जाना है। हम लोग का एक रूल होता है डिस करते समय में, बैटल वगैरह करने से भी, कि जो बैटल में बात बोल रहा है वो बैटल का ही अंदर ख़त्म हो जाना है, उसका बाहर पर्सनल नहीं ले जाना है। तो बॉडी शेमिंग तो ऑब्वियसली गलत बात है, लेकिन डिस में कभी कभी सर्टेन लेवल तक, मतलब जब तक कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो, चलता है, मतलब रैपर्स लोग के लिए। ये तो आपका बड़प्पन है कि मतलब आपका मतलब माइंड इतना ब्रॉड हो चुका है इस लाइन में रह के। हाँ, कि आपको कुछ नहीं लगता। हाँ, किसी को तो बुरा लगेगा, बहुत ऑफेंड हो जाते हैं। इवन आपके फैंस आपके लिए झगड़ा करेंगे उनसे। हाँ, ऐसा हुआ भी है। आपको कुछ नहीं लग रहा होगा, लेकिन आपके फैंस को गुस्सा आएगा, ऐसा होता है। तो ओके, मेरा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका जो अभी तक आपने बहुत सारे शोज़ किए होंगे, तो आपका बेस्ट एंड वर्स्ट एक्सपीरियंस कौन सा रहा आपका अभी तक का लाइव शोज़ में? मेरा पहले बेस्ट एक्सपीरियंस बता दीजिए। बेस्ट हम क्यों बोलेगा बोलने से, बेस्ट वो मेरे लिए बेस्ट वो था जो मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, बहुत सारा ऑडियंस के सामने बहुत अच्छा रिएक्शन मिलने वाला, वो था कमिंग रिवर फेस्टिवल सेपा में। उसमें क्या हो गया था बोलने से, मयंक चेंग आने वाला था, तो वो लेट हो गया। तो मयंक चेंग को देखने के लिए पूरा सेपा आ गया। ओके, हाँ, तो वो शायद परफॉर्म ही नहीं किया तुमने। वो शायद बहुत नहीं किया था शायद 2 बजे पहुंचा था ऐसा कुछ। हाँ, क्योंकि आदमी लोग चला गया। तो उसका जो ऑडियंस था हमको मिल गया, मतलब ना। तो हम जो परफॉर्म किया तो आदमी लोग हमको मेरा गाना बहुत पसंद किया, और तब से मेरा फेसबुक फ्रेंड लिस्ट दैट 300 से 2000 पार हो गया। उसका बढ़ते गया लास्ट में इतना तक हो गया कि मेरा फ्रेंड लिस्ट में अभी भी मेरे ख्याल से सेपा का बहुत ज़्यादा होगा, मतलब फ्रेंड लिस्ट में ना यूजर्स लोग। तो वो मेरे लिए बहुत खास था, इसलिए वो मेरे लिए बहुत स्पेशल और बेस्ट बोल सकता है। तो वो कौन सा ईयर का बात है? और हम ठीक से याद तो नहीं है। उस समय आपका आई एम एन इंडियन सॉन्ग रिलीज हुआ था? शायद मोबाइल में हिट होता। ओके, बस जो पुराना वर्जन, जो ऑडियो MP3 जो, हाँ, जो पुराना वाला वर्जन। हाँ, ये अभी का वाला तो 2018 को आया है, लेकिन वो पहले का शायद 17 को ना 16 को था, हम ठीक से याद नहीं। ओके, तो इससे पता चलता है कि ये आपका टैलेंट ही है कि उस समय मैं फ्रेंकली कहूँगा कि जब आपका आई एम एन इंडियन सॉन्ग रिलीज़ हुआ, तब आप पूरा अरुणाचल लेवल में आपको सभी लोगों ने शायद जाना। उस समय आप बहुत फेमस हुए, बट बिफोर दैट सॉन्ग आपको मतलब जानते थे बहुत लोग, बट कम लोग जानते थे। बट फिर भी आपके टैलेंट की वजह से आपको इतना अच्छा रिस्पांस मिला, तो उसका क्रेडिट आपके टैलेंट को जाता है, आपके रैपिंग को जाता है, आपके सिंगिंग को जाता है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट था। थैंक यू। पूरा क्रेडिट हम तो नहीं लेगा, खुद से तो नहीं लेगा, क्योंकि अगर लोगों को पसंद आया विदाउट, फॉर एग्जांपल अगर कोई मेरा दोस्त है, ही इज़ नॉट दैट फेमस, बट अपने आवाज़ से उन्होंने लोगों को इम्प्रेस कर दिया फर्स्ट टाइम में ही, तो वो प्योरली उनका टैलेंट ही है। टैलेंट भी है। तो
एज अ रैपर आप अपने सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट करना चाहोगे फ्यूचर में? जैसा आपने पहले बताया था कि आप सोशल इश्यूज़ के ऊपर भी आप कुछ कुछ बोलते हो, आप चाहते हो कि ताकि लोग आपको एज अ रैपर ही नहीं बल्कि एज अ K4K को एज आपका नाम आपको याद रखे ना। तो मैंने देखा कि आप सोशल इश्यूज़ में भी काफ़ी काम कर रहे हो। मेरे हिसाब में सही मायने में आप ही एक सोशल इन्फ्लुएंसर हो, जो लोग बस अपना टैलेंट शोकास नहीं करते हैं, बल्कि जब ज़रूरत होता है हमारे सोसाइटी को इन्फ्लुएंसर्स की, तब वो लोग आगे आके उस टॉपिक में बात करते हैं। मेरे हिसाब में वो सच्चा ट्रू सोशल इन्फ्लुएंसर होता है, और मैं वो ट्रू सोशल इन्फ्लुएंसर आप में देखता हूँ। अरे थैंक यू। तो यही मैं पूछना चाहूँगा कि एज अ रैपर आप अपने सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट करना चाहोगे फ्यूचर में? मेनली हम यूथ्स पे फोकस करता है, और वो यूथ्स ओके जो होता है, क्योंकि वही हम लोग का फ्यूचर होता है। हाँ जी। हम खुद वही कैटेगरी के का है, तो हम चाहते हैं कि अगर इसको माइंडसेट को चेंज किया जाए तो फ्यूचर लाइक जो ऑलरेडी हो चुका है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। लाइक जो हम लोग से बहुत सीनियर वाले लोग हैं उसको आप शायद कुछ हद तक शायद कन्विंस कर पाए, लेकिन कम्प्लीटली चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनका पालन पोषण बहुत ही डिफरेंट तरीक़ा से हुआ है। जो जिस माहौल में वो लोग रह के आए वो डिफरेंट है, तो उनका नज़रिया का हिसाब से वो लोग शायद सही होगा। लेकिन जो यूथ है वो फ्यूचर के लिए है ना, जो नया जनरेशन है, तो मेरा फोकस हमेशा उस पर रहता है कि इन लोगों को किस तरह से मतलब सही रास्ते पे ले जाए, या एक तरह से प्रीच नहीं करेगा हम ना, प्रीच करना बहुत गलत बात हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि प्रीचिंग किसी को भी पसंद नहीं आता है। ये कौन होता है प्रीच करने वाला? तो हम बस एक तरह से बोल सकते हैं कि हम जो भी सॉन्ग बनाते हैं उसमें हम उसको कुछ बैड इन्फ्लुएंस नहीं करना है, बस देख के लगना है कि हाँ ये भी कर सकता है, हम लोग भी कर सकता है, और ये किस तरह से रहता है हम लोग भी रह सकता है, ये किस तरह से इसका लाइफ मतलब सोच है, शायद हम लोग भी वो सोच रख सकता है। तो हम एक तरह से खुद को पोर्ट्रे कर रहे हैं ताकि आदमी लोग हमको देख के एटलीस्ट माइंडसेट थोड़ा या सोच जो थोड़ा मेरा जैसा हो जाए। तो हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे, बस देखो हम ऐसा है, तो उसमें अगर हाँ देखो ऐसा है हम भी ऐसा करेगा, शायद कोई ना कोई तो निकल जाएगा। तो एक दो आदमी को भी हम इन्फ्लुएंस कर पाता है ना एक अच्छा इंसान बनने में, शायद वो बहुत बड़ा मेरा मतलब मेरे तरफ से वही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो और मैं एक बात आपके तारीफ में स्पेशली ऐड करना चाहूँगा कि बहुत लोग इनको एज अ रैपर देखते हैं और एज एन बिग आर्टिस्ट देखते हैं अरुणाचल का, बट जितना मैंने पर्सनली इनको जाना है, इज़ अ वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ गाय, और मतलब कुछ हाई फाई वगैरह कुछ नहीं होता है इनके बीच में, तो वो मुझे क्वालिटी आपकी काफ़ी अच्छी लगती है। तो यही चीज़ भी एज अ यूथ, उसके एज अ अपकमिंग आर्टिस्ट आप लोग को भी सीखना चाहिए केको से। एंड मेरा ये आपसे सेकंड लास्ट सवाल होगा कि आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है अभी गाने को लेके? फ्यूचर प्लान्स कुछ हमें कुछ इंटरेस्टिंग सा देखने को मिलेगा? हाँ, मेरा सॉन्ग्स को लेके हाँ मेरा लिस्ट तो बहुत लंबा है, तो यही बोलेगा कि नया जितना भी सॉन्ग्स आएगा वो पिछले सॉन्ग्स लोग से डिफरेंट ही होगा, क्योंकि हम खुद भी इतना समय बाद सॉन्ग्स निकालते हैं ना, कुछ रीजंस है उसका भी, लेकिन फिर भी हम जब भी निकालते हैं तो हम सोचते हैं कि अरे इतना समय बाद निकाल दे रहे तो आदमी लोग कुछ तो खास देखने मिल रहा है, इंटरेस्टिंग देखने मिल रहा है। तो बस इतना ही बोलेगा कि पिछले बार जो था उससे डिफरेंट ही होगा। ओके तो कुछ बॉलीवुड का सुनने मिलेगा क्या हमें? हाँ क्योंकि हमने देखा था सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल गया था कि आपको बॉलीवुड में काम मिला है, तो उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड कुछ बता दीजिए। हाँ, तो बॉलीवुड का क्या है कि आप बोल नहीं सकते कि सॉन्ग्स रहेगा ना कटेगा। एग्जैक्टली लेकिन क्योंकि वरुण सर जो खुद एक इंटरव्यू में वो लोग अमर सर वो लोग जब इंटरव्यू कर रहा था तब खुद ही अनाउंस किया कि वी आर वर्किंग विद K4K को, यहाँ का लोकल रैपर के साथ में काम कर रहा है, तो उम्मीद कर रहा है कि वो लोग सॉन्ग्स को मतलब ना हटाए। और अमर सर भी मतलब बहुत हमको एक तरह से बोल सकते हैं कि प्रायोरिटी रख रहा था कि वी वांट्स यू, तो बस उम्मीद कर रहा है कि सब सही सलामत हो। और अपडेट अभी तक आया नहीं है कि वो एग्जैक्टली कौन सा मंथ को या कौन सा डेट को वो सॉन्ग आएगा, लेकिन मूवी तो लेकिन नवंबर को आएगा 2022 को, अभी लेटेस्ट जो अपडेट है, तो मोस्ट प्रोबेबली उससे पहले शायद वो गाना आने का चांस है। ओके तो आई होप कि वो लोग जो अपना कमिटमेंट उन्होंने दिया है वो पूरा करें। आई विश यू ऑल द बेस्ट। कि हम आपको बॉलीवुड में तो एक बार ज़रूर देखना चाहेंगे आपको। थैंक यू। और हम चाहेंगे कि आप ऐसे आगे बढ़ते जाइए जैसा आप अभी आगे बढ़ते रहे हो। जितना भी आपने अभी तक मैंने नोटिस किया आपके करियर से, मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ, तो जितना भी मैंने नोटिस किया आपका कोई गॉडफादर नहीं रहा है,
आपने जितना भी किया है खुद के दम पे किया है, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है, यूथ को भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करेगा। तो इसी से रिलेटेड मेरा लास्ट सवाल कि छोटे बच्चे और उसके जो यूथ है वो आपको देखते हैं और आपकी तरह एक रैपर बनना चाहते हैं, तो उनको एनी मैसेज कि आप किस तरह से एक अच्छा रैपर बन पाओगे? एक अच्छा रैपर बनने के लिए आप अच्छा इंसान बनना पड़ेगा सबसे पहले। तो कोई भी अच्छा सिंगर बनना है तो भी अच्छा इंसान, बिकॉज टैलेंट इज़ नॉट एवरीथिंग। अगर आप मतलब टैलेंट मतलब स्किल्स ना, आपका सिंगिंग लेवल जितना भी हाई हो, जब तक आपका नेचर ठीक नहीं है, आपका तौर तरीका ठीक नहीं है, आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, मैनर्स नहीं है। फॉर एग्जांपल मतलब कोई बहुत रूड होता है, एरोगेंट होता है, थोड़ा सा नाम हो गया बोलने से डायरेक्ट एरोगेंट हो जाता है और ईगो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उस तरह का चीज़ को अवॉइड करना है, क्योंकि ये जो लाइमलाइट में रहना ना और ये फेम जो है, जितना भी यंग आर्टिस्ट है, ये फेम जो ना एक दिन में भी मिल सकता है। अगर बस एक गाना चाहिए, लाइक मेरा आई मीन इंडियन हिट हुआ था, बस एक गाना से ही आपको बहुत ज़्यादा आदमी लोग पहचानने शुरू कर देगा, लेकिन आपको गिरने के लिए भी समय नहीं लगता है। Exactly. आपको आदमी लोग बुराई करने में भी समय नहीं लगता है। इसलिए हमेशा डाउन टू अर्थ रहना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। किसी को भी मिलो, अब एक रैंडम कोई बंदा मिल गया, आपको हैंडशेक कर रहा है, अच्छा से बात करो ना। और कोई सेल्फी खींचना चाहता है खींचो अच्छा से, बिकॉज यू नेवर नो, क्या पता वही आदमी बाद में आपसे बड़ा आर्टिस्ट भी बन सकता है। तब फिर अगर आप उसको अभी मिसबिहेव करता है या उसको लुक डाउन करता है, किसी छोटा आर्टिस्ट को या किसी भी नॉर्मल आदमी को, तो बाद में जब वो बड़ा आदमी बन जाएगा आपसे, तो फिर आपको शर्म लगे उस समय। तो अगर आप सेम लेवल में रहता है, हर किसी का साथ सेम बिहेवियर करता है, तो चाहे वो जितना भी बड़ा आदमी हो, तब भी आप दोनों का कनेक्शन रिलेशन हमेशा सेम ही रहता है। आपको शर्म भी नहीं लगेगा। और स्किल्स जो है डेवलप करना, वो तो प्रैक्टिस से ही होगा। ऐसा वन नाइट में कोई वो इम्प्रूवमेंट नहीं होता। लाइक हम शुरू किया था 2012 को रैपिंग जो, तो 12 को शुरू किया था। हाँ, तो अभी तक हम बहुत परफेक्ट बोल के नहीं, हम खुद भी लाइक लर्निंग प्रोसेस में हैं। क्योंकि अगर बाहर का रैपर्स को कम्पीट करना है तो अब स्किल्स भी तो ज़्यादा होना पड़ेगा। अभी हम जैसे कि नोटिस लेवल में अभी आदमी लोग हमको थोड़ा सा जानने शुरू हो गया, तो मेरा सॉन्ग्स और मेरा लिरिक्स जो मेरा जो भी है कंटेंट, वो भी तो वो लेवल का होना पड़ेगा कि आदमी लोग बोले कि हाँ दिस इज़ फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, रिप्रेजेंटिंग अरुणाचल प्रदेश, नोटिस लेवल ना। तो खुद को इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा, चैलेंज करते रहना पड़ेगा, बिकॉज द बेस्ट क्रिटिक फॉर यू इज़ योर सेल्फ। कोई आपको बोलेगा कि आप ख़राब है, ये इम्प्रूव करो, वो इम्प्रूव करो, हाँ ठीक है क्रिटिसिज्म, लेकिन सबसे बेस्ट क्रिटिक आप खुद ही है। आप हमेशा देखो कि अभी तक हम कितना लेवल में आ चुका है पहले का से। लाइक 1 ईयर पहले हम जो सॉन्ग बनाए वो कैसा है और इस साल अभी कैसा है, तो कंपेयर करो। अगर लगता है, आप बोलते हैं कि 1 ईयर पहले का सॉन्ग अभी भी बहुत बेस्ट है, समझ लो आप सेम ही लेवल में है। और जाने से पहले मैं अभी आपसे बात करते करते मेरा एंगेजमेंट आपसे इतना ज़्यादा हो गया कि मुझे और पूछने का मन कर रहा है। हाँ। और मुझे इस दौरान याद आया कि आपने एक क्वेश्चन मैंने जो आपसे पूछा था, आपने उसका आंसर मिस कर दिया था। मैंने पूछा था बेस्ट एंड वर्स्ट एक्सपीरियंस वाइल शो, आपने वर्स्ट वाला नहीं बताया। वर्स्ट नहीं वाला ना, ये जानना ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हमारे K4K को जिनको हम इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके साथ भी कभी बुरा हुआ या फिर हो सकता है? बहुत बार। ओके, तो वही जानना चाहेंगे हम। बहुत सारा लोग डिमोरलाइज हो जाता है कभी कभी कुछ गलत हो जाने से। हमेशा पॉजिटिव चीज़ नहीं मिलता है, हमेशा आपको सपोर्ट करेगा बोल के नहीं आदमी लोग ना। कभी कभार ऐसा हो जाता है, कोई मिसबिहेव करता है। तो वर्ड्स बोलने से भी, जैसे कि आपने बोला बेस्ट ना, उसमें थोड़ा सोचना पड़ा, लेकिन मेरे लिए एक एटलीस्ट बेस्ट का तो एक तो था ऑप्शन। लेकिन वर्ड्स बोलने से मेरा साथ बहुत ज़्यादा चीज़ हुआ है। लेकिन हम इवेंट का नाम नहीं लेगा। एक पर्टिकुलर इवेंट है जिसमें हमको बीच परफॉर्मेंस में ही डायरेक्ट रुका दिया था। और यूथ्स लोग बहुत ज़्यादा था, गैदरिंग बहुत बड़ा फेस्टिवल था ना कम्युनिटी का। तो उसमें ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से कोई था मेंबर जो सीधा घुस गया, उसका मैं माइक लेके, एग्जैक्टली तो याद नहीं, लेकिन इस तरह से था कि लाइक थैंक यू सो मच के को, आपका गाना पता नहीं क्या गाया, हम समझ में तो नहीं आया, सरकास्टिक वे में। तो हो गया, आपका हाथ को ऐसे खींच के ले जा रहा था। तो हम जो सोचे शी इज किडिंग ना, मतलब ऐसे मजाक कर रहा है, एंटरटेन करने के लिए। हाँ, सिर्फ मजाक कर रहे सोचे। तो हम भी तब भी स्माइल कर रहे हैं ना, क्योंकि हम गाना ख़त्म करके ऑडियंस को बात कर ही रहा था। तो खींच के ले जा रहा है, हम मजाक सोचा, लेकिन सीरियस था वो, सीरियस था। तो बाद में अरे क्या हो रहा है, वो थोड़ा सा एक उसका बाद में
हंगामा हो गया ना वहाँ का। वो तो सिर्फ एक ही आदमी था ना, पूरा एक आदमी का वजह से पूरा कम्युनिटी को भी नहीं बोल सकता और पूरा ऑर्गेनाइजर को भी नहीं बोल सकता नहीं बोल सकता एग्जैक्टली। तो इसलिए हम नाम नहीं ले रहे ना ही वो उसका। लेकिन ऑडियंस वहाँ में टेंशन हो गया। ऑडियंस तो आपके सपोर्ट में हाँ तो नॉट ओनली ऑडियंस, बाकी कमिटी मेंबर्स भी। तो हमको बैक स्टेज में ले गया, उसके बाद में ऑडियंस लोग सारे हल्ला करने शुरू हो गया और बहुत सारा लड़का लोग पूरा पीछे में बैक स्टेज में आके हंगामा किया कि ऐसा क्यों किया केक को साथ ना, और हम लोग को केक को वापस चाहिए। ओके तो हमको तब तो फिलहाल के लिए एक जगह में ले गया, कार के अंदर में बिठा दिया। अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप जा सकते हैं ना, आप रेस्ट कर सकते हैं। वी आर वेरी सॉरी, ऐसा नहीं होना चाहिए था लेकिन वो ऐसा हो गया। तो क्योंकि पब्लिक लोग इतना गैदर हो गया और पूरा चिल्ला रहे, तो हम बोला चलो होता है कुछ नहीं ना, इससे भी मतलब इस तरह का सिचुएशन होता रहता है। तो हम अभी चलो सब इतना डिमांड कर रहे हैं तो हम एक गाना गा के जाएगा। ओके ऐसे करके लास्ट परफॉर्मेंस देख के निकला। तो वो मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा। लेकिन उस समय का जो वर्स्ट एक्सपीरियंस के बारे में इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मुझे जानना था कि उसके बाद आपका रिएक्शन क्या था। तो आपने जैसे कि बताया कि आपने फिर भी स्टिल एक सॉन्ग परफॉर्म किया ऑडियंस के लिए, तो वो बहुत अच्छी बात होती है। एज एन आर्टिस्ट मतलब मैं भी परफॉर्म करता हूँ, तो मेरे साथ भी बहुत बार हो चुका है ये सब चीज़। तो मैंने भी कभी वो गुस्सा जो ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर गुस्सा तो आएगा, बट उस चीज़ को मेरे ख्याल से एज एन आर्टिस्ट शो नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, क्योंकि वो एक आदमी की वजह से बाकी को पनिशमेंट देना नहीं होना और मतलब ब्लेम नहीं कर देना और सबका माहौल ख़राब नहीं कर देना। एग्जैक्टली। तो हम लोग क्योंकि आर्टिस्ट तो हम लोग एंटरटेन करने के लिए होता है, तो मेजोरिटी को देखना ज़रूरी है कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं तो आप परफॉर्म कर दो। एक आदमी आपको थोड़ा मिसबिहेव कर दिया तो उसको लेके आप बच्चा जैसा चौरा हम नहीं करेगा। ऐसा मैंने काफी आर्टिस्ट लोगों को देखा है गुस्से में माइक वगैरह फेंक देता है। ऐसे बिल्कुल नहीं करना। यू शुड रिस्पेक्ट द स्टेज, एग्जैक्टली, रिस्पेक्ट द माइक। क्योंकि वही माइक जो आपको एक आवाज दे रहा है ना इतना सारा लोगों तक आपका आवाज को पहुंचाने के लिए, उसको डिसरिस्पेक्ट करना, साउंड सिस्टम को डिसरिस्पेक्ट करना, स्टेज को डिसरिस्पेक्ट करना, वो आर्टिस्ट का सबसे बड़ा क्या बोलेगा अभी सबसे खराब पॉइंट वही होगा। मेरे ख्याल से किसी भी आर्टिस्ट का डाउनफॉल उसी से शुरू हो जाता है, जब उसके अंदर एरोगेंस आ जाता है। वो एरोगेंस तो आई एम बिगर देन दिस स्टेज, जब वो वाला आ जाता है ना, दिस स्टेज इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वो वाला जब एटीट्यूड आ जाता है ना, तो समझ लो। क्योंकि जितना भी हम अभी तक परफॉर्म किया है, एक ऑडियंस हो, दो ऑडियंस हो, मैटर नहीं करता है। आप अपना बेस्ट देना है, बस वही है। मतलब ऑडियंस का साइज भी नहीं देखना है और डिमोरलाइज नहीं होना है तो ना। और अब लाइव परफॉर्मेंस के बारे में बोल ही रहे, तो एक और टिप्स है जो लाइव इवेंट करना चाहता है या करता है और जो ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट ये टिप है कि आप पहले जब परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी गाना आप परफॉर्म कर रहे हैं, कवर हो या ओरिजिनल, आप पहले खुद एंजॉय करो उसको। अगर आप एंजॉय नहीं करेगा ना, तो आपको देखने वाला भी एंजॉय नहीं करेगा। वो भी है, क्योंकि देखने वाला क्या, आप खुद सोच के देखो, जब आप किसी को बच्चा को भी ऐसा करते हैं ना, तो वो भी ऐसा करता है और ऐसा करेगा, वो भी थोड़ा ऐसा करेगा। तो लाइक देखने वाला लोग आपको इतना गौर से देख रहा है, आप ऐसा करेगा तो वो लोग भी फील करेगा वो वाइब को ना। तो जब आप एंजॉय करके परफॉर्म करता है, ऑडियंस लोग श्योरली एंजॉय करता है। वो एक सीक्रेट है और सबसे बड़ा हथियार है। खुद एंजॉय करो, उसको बाद दूसरा को भी आपको देख के एंजॉय करने का मौका दो। ओके तो मुझे मतलब जैसे मैं भी आपके जो स्टेज शोज मैंने आपका देखा है, तब आप रैपिंग तो अच्छा करते हो ही, सिंगिंग तो अच्छा करते हो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप परफॉर्मर भी काफ़ी अच्छे हो, जो कि आपको एक बाकी आर्टिस्ट लोग से थोड़ा सा हट के बनाता है। तो इसी चीज़ को आप आगे बढ़ते रह के चलिए। और जैसा आपने बताया कि डाउन टू अर्थ रहना है, तो अपने यूथ को जो मैसेज दिया ना, डाउन टू अर्थ रहना है, उसी चीज़ को आगे बढ़ते रह के चलिए। हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। हम अरुणाचली, हम नॉर्थ ईस्ट वालों को पूरा सपोर्ट है आपका, ताकि पूरा इंडियंस का सपोर्ट आपको मिले, नॉट ओनली अरुणाचली एंड नॉर्थ ईस्ट का। तो हम आपको बहुत ही ऊपर लेवल तक देखना चाहते हैं इसी सिंप्लिसिटी के साथ। एक और चीज़ है, जो लोग सोच रहे हैं कि हम स्मोकिंग करता है, ड्रिंकिंग करता है या ड्रग वर्क करता है, हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो वो क्लियर करना था। बहुत सारे लोग पूछते होंगे ना, रैपर है तो ज़रूर वो सब करता होगा, बार बार जाके पूरा पी। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल है। हाँ, किसी को हम नहीं बोला है कि आप ये मत करो वो मत करो, लेकिन मेरा पर्सनल ये है कि हम क्या सोचते हैं बोलने से, ये जो ना डिस्ट्रैक्ट करता है हम लोग को ना, आर्टिस्ट को। मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट हम देखा है जो परफॉर्म करने से पहले एक सिप चाहिए उसको, और एक स्मोक करना ज़रूरी है उसको, मतलब तब तक उसको फील नहीं होता है। और कोई रैपर होता है, जब तक वीट नहीं लेता है तब तक लिरिक्स नहीं निकलता है, बोलता है फील नहीं कर पाता है। बोलता है अरे यार आप क्यों वीड और स्मोकिंग और ये ड्रिंकिंग पे डिपेंड करके बैठ रहा है। वो आपका वो है कि आपका टैलेंट एनहेंसमेंट, हमको नहीं लगता
आपका माइंड डायरेक्ट माइंड से निकल रहा है बोलने से, आप इसको क्यों डिपेंड कर रहे हैं? जो साइड में ये यहाँ पे कप में जो दारू पड़ा हुआ है या जो स्मोक पड़ा हुआ है, रोल पड़ा हुआ है, उस पर आप डिपेंड करके क्यों? आपका माइंड पे डिपेंड करो, अपना दिल पे डिपेंड करो, अब उसको ज़रूरत ही नहीं होना है, है कि ना? तो ये सब डिस्ट्रक्शन है मेरे लिए। अगर कोई सुन रहा है और कोई सोचता है कि रैपर्स लोग ऐसा करता है वो कूल है, हम भी करेगा और इस तरह का गाना बनेगा, यंग वाला लोग जो आदत नहीं हुआ है, प्लीज़ अगर हो भी रहा है बोलने से उसको छोड़ो, क्योंकि हम खुद विटनेस किए ऐसा आर्टिस्ट लोग जो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है लेकिन ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन उसका इतना सारा है ना कि वो फोकस नहीं कर पाता है अपना लाइन में, और करता है बोलने से भी सिर्फ एक सीमित जगह, सिर्फ लिमिटेड ऑडियंस होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। वो आपका चॉइस आपका ऊपर है। ओके, तो आपसे काफ़ी ज़्यादा कुछ जानने को मिला, और अगर आपको कुछ, अभी ये लास्ट क्वेश्चन भी नहीं कहूँगा, अभी ये लास्ट सेशन होगा, अगर आपको कुछ दिल की बात जो आप कहना चाहते थे काफ़ी दिनों से अपने ऑडियंस को, लोगों को, क्योंकि ये शो में लाखों में तो व्यूज़ जाने वाला है, तो आप कुछ अपने ऑडियंस को कुछ बोलना चाहोगे, जो आपकी दिल की बात, जो आप मन ही मन में सोच के, दिल ही दिल में सोच के फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, ऐसा कुछ? फ्रस्ट्रेट तो हाँ कभी कभी होता है, तो ऑडियंस को ये बोलेगा कि ये मेरे लिए बहुत इमोशनल है, थैंक यू, ये बोलेगा कि इतना पहले से हमको सपोर्ट किया, अभी तक करते आ रहे हैं और करेगा। हाँ जी, थोड़ा सा इमोशनल हो रहा है क्योंकि नॉट ओनली ऑडियंस, लेकिन जो भी मेरा साथ पहले से है, जो हमको दोस्त लोग, मेरा फ्रेंड सर्कल्स लोग, और मेरा पेरेंट्स लोग, देखा ये ओके, तो जो हमको सपोर्ट कर रहा है पहले से, क्योंकि ओके, आज हमें ये पता चल रहा है कि हमारा जो केफर केक है प्यारा सा, कितना इमोशनल भी है। ओके, सॉरी, स्पेशली पेरेंट्स और मेरा वाइफ, मेरा वाइफ भी है, तो मेरा वाइफ है, वो नाम नहीं बताएगा, हाँ, वो निशी कम्युनिटी से है, कुरुकुमे से। स्कूल में थे हम लोग, 2012 में मिला था, तो तब हम कुछ भी नहीं था, तब से वो मेरा साथ है एज ए फ्रेंड, उसके बाद में एज ए गर्लफ्रेंड, उसके बाद में अभी साथ में बैठ रहा है। और मेरा पेरेंट्स जो ऑब्वियसली वो पहले से है, लेकिन एक होता है मेरा उम्र का लड़का लोग बहुत सारा जो जिसको देख के वो लोग, इंक्लूडिंग यू, ठीक है, लेंजिंग एक ऐसा आइकॉन बन चुका है अरुणाचल में कि बहुत सारा लोगों को इंस्पायर कर रहा है कि लुक हाउ फार लेंजिंग हैज वेंट ना, लेंजिंग किस लेवल में पहुंच चुका है, सबको ऐसा होना चाहिए, हम लोग भी कर सकते हैं, तुम भी करना चाहिए। हाँ, ऐसा अभी लेंजिंग को एक एग्जाम्पल बना के आदमी लोग, पेरेंट्स लोग भी बात करता है, और बच्चा लोग भी प्रॉब्लम बोलता है, लुक लेंजिंग भी तो ऐसा कर सक रहा है, देखो व्लॉगिंग भी यूजलेस नहीं है, व्लॉगिंग से भी, यूट्यूब से भी बहुत कुछ कर सकता है। तो आपका मतलब एग्जाम्पल देता है। मेरा केस में भी आपको कंपेयर करता है, पता है, लाइक लुक लेंजिंग लोग तो बहुत सक्सेसफुल हो गया, या वो कर रहा है, या फिर जैसे कि जेलिका लोग का एग्जांपल भी देता है, और ऐसा ऐसा आर्टिस्ट लोग का एग्जांपल देता है जो बहुत लाइक थोड़ा कमा रहा है मतलब ना, और ऐसा ऐसा फ्रेंड्स लोग का एग्जांपल देता है जो मेरा फ्रेंड सर्कल में है, हम लोग भी सेम एज ग्रुप का आसपास है, तो कि नौकरी मिल गया है, गवर्नमेंट सर्विस मिल गया है, कितना सेटल हो गया है। कभी कभी दुख होके वो लोग बोलता भी है लाइक कि लुक अगर उसका जैसा आप करने से अभी हम लोग घर बन चुका होना था, गाड़ी आ चुका होना था, ये हो चुका होना था। बस वो लोग को हम ये बोलते हैं कि ना ये सब क्या है, ये सब मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, और खाने पीने मिलने से हो गया, लाइफ कंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा कंफर्ट होने का ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी मान में खुश रह सकते हैं। बात आता है कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि अब जैसे कि मेडिकल केस हो गया, मेडिकल केस में अब वो बहाना नहीं मार सकता है, एग्जैक्टली उसमें आपको पैसा चाहिए ही चाहिए। तो वो चीज़ का वजह से वो ही एक सेम जगह है जहाँ पे हमको हमेशा दिमाग में होता है कि क्या हमको ये छोड़ देगा कि ये लाइन को, क्योंकि इसमें खास नहीं आर्टिस्ट के लिए, देखिए फिलहाल के लिए। तो अभी हम लोग जो कर रहे हैं बस कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ताकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड हो जाए आर्टिस्ट के लिए कि एक अच्छा इनकम जनरेट हो। लेंजिंग का शो का तरफ से भी बोलेगा कि जैसे कि
फिल्म इंडस्ट्री को और आर्टिस्ट लाइन को इम्प्रूव करने के लिए इसको प्लीज़ सपोर्ट करें, ताकि यूथ लोग इतना अनएम्प्लॉयड होकर बैठा हुआ है अभी कि क्या करेगा इसे समझ नहीं। कोई डिलीवरी बॉय बन रहा है, वो भी एक जॉब है। कोई वो भी नहीं बनना चाहता है, या फिर उसका टैलेंट कुछ और है लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा है। हर साल इतना ग्रेजुएट होता है लेकिन कहाँ जाएगा, नौकरी यही नहीं, मतलब आई मीन वैकेंसीज ही इतना कम मिलता है। तो घूम फिर के जो आर्ट लाइन है, हम लोग हमेशा कोशिश करता है, हम अभी भी किसी को भी आर्टिस्ट को मिलता है तो हम पर्सनली बहुत बोलते हैं कि मत छोड़ो इसको कंटिन्यू करो। अभी शायद नहीं होगा इसमें, 10 साल बाद देखो क्या होगा। विजन हम लोग 5 साल बाद शुरू करने से पहले, 5 साल पहले हम ये बोलता था कि 5 साल बाद देखो क्या होगा। अभी बहुत चेंज हुआ है 5 साल में भी, और 10 साल में बहुत कुछ चेंज होगा। जैसे गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करता है और पब्लिक सपोर्ट करता है और पेरेंट्स सपोर्ट करता है, जैसे मेरा पेरेंट्स सपोर्ट किया अभी तक, तो बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ, मतलब हाँ तकलीफ है, किसी को तो तकलीफ झेलना पड़ेगा। अगर कोई फ्रीडम फाइटर्स नहीं था तो अभी हम लोग को फ्रीडम मिलना था क्या? वो लोग अपना जान गंवाया, तकलीफ हुआ, हम लोग का फैमिली में तकलीफ हुआ, लेकिन अभी का जनरेशन को तो आराम से बैठने मिल रहा है ना। वैसे अभी हम लोग का जो लाइन है, लेंजिंग हो गया, हम हो गया, और बहुत सारा आर्टिस्ट है, जेली लोग हो गया, और बहुत सारा आर्टिस्ट है, शायद हम नाम नहीं भी ले पा रहा होगा, वो अभी तकलीफ कर रहे हैं एक्चुअली, ताकि फ्यूचर में जो आर्टिस्ट आ रहे हैं उसके लिए आसान हो। और इसमें आर्टिस्ट लाइन में, आर्ट लाइन में जॉब वैकेंसीज खुद से बहुत सारा क्रिएट हो जाता है। आप फिल्म लाइन में भी आप बोला जाता है, एक फिल्म में क्या होता है, एक्टर होता है, एक्टर का जूनियर आर्टिस्ट भी होता है, मेकअप आर्टिस्ट होता है, एक मॉडल को भी मिल जाता है, एक इनकम का सोर्स मिल जाता है अगर वो एक्ट्रेस बनता है या एक्टर बनता है। उसके बाद डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर को भी इनकम मिल जाता है, प्रोड्यूसर को भी इनकम मिल जाता है। वहाँ में और बहुत सारा कैटेगरी है, साउंड, म्यूजिक, बहुत सारा आर्टिस्ट को फिल्म लाइन में भी बहुत सारा जॉब वैकेंसीज मिल जाता है, अपॉर्चुनिटी। तो फिल्म इंडस्ट्री को भी इसलिए बोलते हैं ना, आर्टिस्ट को सपोर्ट करना है, फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है, टिकट जाके खरीदना है। शोज़ का भी लेंजिंग कभी फ्यूचर में एक प्राइवेट शो रखता है टिकट सिस्टम, उसको भी खरीद के देखने ताकि तो इस तरह का जैसा, और बाकी आर्टिस्ट लोग भी ऐसा शो करके सर्वाइव कर सके और ये लाइन में जॉब क्रिएट कर सके, सस्टेनेबिलिटी हो। तो यही था मेरे लिए, मतलब आई मीन थैंक यू का बीच में ये सब भी आ गया लेकिन हाँ, मतलब बेसिकली अभी तक मेरा पहले से पेरेंट्स और मेरा वाइफ और मेरा फ्रेंड्स न्यागवात है, बेंगिया मोर्तो, शुरुआत का समय में सोलोमन मेरे साथ दिया था। उसके बाद में योगिता ने जो हमको एजीटी में इंट्रोड्यूस किया, हिलंग नीमा जो हमको अभी तक सपोर्ट करता है, और बोम भैया जो काफ़ी अनफॉर्चुनेट था। तो ऐसा बहुत सारा लोग हैं जिसको शायद हम कतुंग भैया, नबम कतुंग या चंगचंग, बहुत सारा नाम है जो हम सबको जिस का नाम नहीं लिया वो लोग भी प्लीज मेरा दिल से हम थैंक यू हो जाएगा, ठीक है, थैंक यू, बस थैंक यू। और आगे भी ऐसे सपोर्ट कर दे हमको, सिर्फ आपको नहीं, जितना भी जितने भी आर्टिस्ट लोग मेहनत कर रहे हैं उनको सभी को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करोगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। बिकॉज आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि टिकट, अगर कोई आर्टिस्ट के लिए, शो के लिए टिकट बिक्री हो रहा है तो आप उसको खरीद दीजिएगा, ताकि उस टिकट से आर्टिस्ट को थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए। ऐसा मेंटेलिटी मत रखिए कि जुबिन नौटियाल हमारे लिए फ्री में गा सकता है तो क्यों हम इन आर्टिस्ट के लिए हम क्यों 300-500 रुपया दे के जाए। एक्चुअली चीज़ ऐसा नहीं होता। एक्चुअली जुबिन नौटियाल लोगों को क्या होता है कि इतना बड़ा अरुणाचल गवर्नमेंट से फंडिंग मिलता है, उनको लाखों में पैसे मिलते हैं, और हम अरुणाचली आर्टिस्ट लोग को 1 लाख तक भी टच नहीं होता हमारा। तो उतना में भी अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो हमारे लिए हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल हो जाएगा और हमारा पेट पालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए, और जितने भी मेहनती आर्टिस्ट हैं उनको सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए। मैं सभी ऑडियंस से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और केको भी शायद यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो हम दोनों की तरफ से ये रिक्वेस्ट है एज एन आर्टिस्ट। तो हमारा जो केको, प्यारा सा केफोर केको है, वो काफ़ी इमोशनल हो गया है। तो मुझे भी ये शो होस्ट करके आज पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। केको को आप यहाँ पे आए उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखने को मिला आपसे, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, बहुत ही सक्सेस कमाइए आप भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू।
और ढेर सारा प्यार। थैंक यू। संगर है। ओके, तो इसी के साथ आज का ये मेरा एपिसोड ख़त्म होता है और जाने से पहले मैं देना चाहूँगा हमारे के4 केको को एक प्यारा सा गिफ्ट, छोटा सा गिफ्ट द टाइसन टॉक शो की तरफ से। थैंक यू सो मच टाइसन टॉक शो। थैंक यू लेंजिंग। थैंक यू सो मच। ओके, तो गाइस इसी के साथ आज का हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है और देखना ना भूलिए द टाइसन टॉक शो हर संडे के 3 बजे आता है, यानी कि शाम के 3 बजे एयर होता है यूट्यूब में द टाइसन टॉक शो चैनल में। तो इसी के साथ आज का ये टॉक शो ख़त्म होता है। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।